जो कि ये सरकार क्रिटिसिज्म को सुनने में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो दबा देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, तोड़ देना चाहती है, मरोड़ देना चाहती है और चाहती है कि चुपचाप घर बैठ जाओ। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, जेल में जब कोई एंटर होता है तो उसको बहुत लोग परेशान करते हैं। अब आप तो विधायक थे तो परेशानी हुई या फिर सब स्मूथ था? 100 दिन मैंने अपना चेहरा भी नहीं देखा होगा कभी। मैं जेलर के कक्ष में जाता था, वहाँ पे एक आईना लगा हुआ रहता था, तो जब जाता था वहाँ खड़े हो जाता था, अपने आप को एक बार देख लेता था। अब जो छत्तीसगढ़ की युवा थी, कांग्रेस के टाइम पे भी CGPSC घोटाला हो गया और जब बीजेपी आई है तो ये 33,000 पोस्ट इन लोगों ने निकाला नहीं। छत्तीसगढ़ के युवा पुणे में भी दिखेंगे, बैंगलोर में भी दिखेंगे। युवाओं के लिए कुछ बेहतर नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़। भिलाई की पब्लिक इतनी पसंद क्यों करती है आपको? भिलाई का फैन इसलिए हूँ कि भिलाई वो धरती है, मिनी भारत बनाती है। विधानसभा चुनाव से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस यहाँ से कंप्लीट अपोजिट हो गया। के पॉडकास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, आने वाले समय में फिर से कांग्रेस जी वापस खड़ी होगी। अब एक चीज़ ना और कॉमन है हम दोनों के बीच, वो है हमारे स्कूल के इंटरकास्ट लव मैरिज। वो तो डॉक्टर थी और मैं एनएसयूआई का एक छात्र नेता था, तब मैं उसको कहने लग गया ये बात कि यार देखो हमारी शादी नहीं हो सकती। राहुल गांधी जी के साथ आपका रिलेशन कैसा है? जनता जब अत्यधिक प्रेम दिखाती है किसी पर, शहंशाह तानाशाह हो जाता है। तानाशाही को खत्म भी जनता करती है। तो न्याय कहाँ मिला? प्रशासन ने तो खाना पूर्ति की, इसके बाद देवेंद्र यादव को पकड़ के डाल दिया जेल में। हेलो गाइस, तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल छत्तीसगढ़ पॉडकास्ट से अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ सीखने मिलता है, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भिलाई शहर के लोकप्रिय विधायक हैं। सो आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इनका अभी तक सफ़र कैसा था, छत्तीसगढ़ के यूथ के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ के भविष्य के बारे में भी बात करेंगे। सो मिलते हैं आज हम अपने गेस्ट से, जिनका नाम है देवेंद्र यादव। तो थैंक यू देवेंद्र भैया हमारे इस पॉडकास्ट शो पे आने के लिए। मुझे भी आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आपके पास बड़ी प्यारी जगह है और आपके इस ऑफिस में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मैं। हम लोग का पॉडकास्ट ज़्यादातर ना ऐसा रहता है कि यूथ ओरिएंटेड रहता है, कि हम लोग छत्तीसगढ़ के यूथ को हेल्प कर सकें अपने इस इन्फॉर्मेशन के द्वारा। तो आप आज मिले हैं, तो आपकी इस जर्नी से सीखेंगे कि आपने कैसे पॉलिटिकल जर्नी में अपना कदम रखा, कैसे इतनी जल्दी इतने सारे मुकाम हासिल किए और इतनी टफ जर्नी कैसे ट्रैवल की। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आप अभी फील कैसा कर रहे हो इतने हेक्टिक लाइफ के बाद, इतने एकांत 6 महीने के बाद अब आप आज़ाद हो? हाँ, वही मैंने सोचा कि हेक्टिक लाइफ तो अब शुरू हुई है। वहाँ पे तो शांति थी, गुमनामी थी, एकांतवास था। शुरुआत के जो दिन थे, मैं आपको जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, मैं थक जाता था लोगों से इंटरेक्ट करके, यहाँ जाना वहाँ जाना, गाड़ी में ट्रैवल करना, फ्लाइट में ट्रैवल करना। मुझे शुरुआत में 5-7 दिन तो एडजस्ट होने में लगा यहाँ के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आप 6 महीने एक जगह रह लेते हो जहाँ पे आपको लिमिटेड स्टेप्स में लाइफ को जीना है और एक ही तरह की ज़िंदगी जीनी है रोज़। आप कहीं जा नहीं सकते, आपके पास फ्रीडम नहीं है। तो यहाँ जब फ्रीडम मिली तो फ्रीडम का उत्साह भी था, खुशी भी थी कि यार अब आज़ाद हो गए, उसकी बहुत खुशी थी। और वो आज़ादी के साथ है ना, ऐसा लगा कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि जब मैं जब जेल से बाहर आया, मैंने देखा पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने से, भले वो सुकमा हो या बलरामपुर हो, हर कोने से, या रायगढ़ के दूर अंचल हों या राजनांदगांव के दूर अंचल हों, हर कोने से युवा साथी आए हुए थे। और इसके बाद लोगों का स्नेह, प्रेम, एक्सपेक्टेशन और उनके मिलने की इच्छा, मेरी उनसे मिलने की इच्छा, ये सब मुझे ये महसूस कराया कि भाई जिम्मेदारियां बढ़ गई है। जब जेल में था तो ये लगता था कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, आपको अकेले लड़ाई लड़नी है सारी ज़िंदगी की, और एक अलग थॉट प्रोसेस से दिमाग चल रहा था। बाहर आया तो देखा कि इतने लोग प्यार करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको और गंभीर बनाती है, और आप जो थोड़े से मतलब जोश में रहते हो, उस जोश को
थोड़ा सा ठंडा भी करती है कि आपको जोश में नहीं काम करना, आपको होश में काम करना है, क्योंकि लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, लोगों को आप में कुछ दिख रहा है कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो, तो आपको उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, तो अपने आप को आपको संभाल के कदम रखने हैं। अब जेल की लाइफ को बोलते हैं अभाव का लाइफ होता है। पहला एक्सपीरियंस क्या था आपका जब आपको महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है? मेरे साथ एक अच्छी बात रही है, मैं बहुत छोटेपन से मैंने चीज़ों को अभाव देखा है मेरी ज़िंदगी में। मैं क्लास 7 में था, मेरे पिताजी गुजर गए। शुरुआत में जब मैं पढ़ाई करता था तो मम्मी के बिना भी रहने का समय हुआ है काफ़ी, क्योंकि मम्मी और घर के काम संभालती थी, खेत के जो हमारे काम है उसको मम्मी देखती थी, तो पापा के साथ रहता था। तो मेरी लाइफ में हमेशा चैलेंजेस रहे हैं। क्लास 7 में था, पापा गुजर गए, उसके बाद ज़िंदगी में यहाँ तक आना, यहाँ तक का सफ़र, काफ़ी कुछ देखा है। तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कभी भी जेल में कि मुझे सोने के लिए गद्दा चाहिए या तकिया लगानी है, क्योंकि कभी इसकी आदत नहीं रही। ज़मीन पे सुला दो, ज़मीन में सो जाएंगे। लेकिन हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, इंगेज रहा हूँ, मतलब समय की कमी रही है। वहाँ गया ना तो ऐसा लगा कि रुक सी गई है ज़िंदगी, मतलब एक पॉज आ गया है लाइफ में। और वो जो पॉज था, शुरुआत में मैं बहुत एक्साइटेड था उस पॉज के लिए कि मेरे को, अब मैं जाते वक्त मैं मोटिवेट होके गया था कि चलो ठीक है, एक पॉज मिलेगा और उस पॉज में अपने आप को जानेंगे। जो काम नहीं कर पाए पहले, पढ़ने लिखने का काम कम हो पाया था, तो उसको पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जानेंगे दुनिया में क्या क्या चल रहा है, पढ़ के बुक का नॉलेज ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन जब गया, कुछ दिन रुकने के बाद रात नहीं कटती थी। आप 7 बजे जब आप को सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, वैसे भी यातना गृह है ना, वो यातना के लिए बनाया जाता है सेल। आप रात में अचानक आपकी नींद पड़ गई 9 साढ़े 9 बजे, रात के 1:30-2 बजे अचानक नींद खुल गई, कोई सपना आपने देखा, इसके बाद नींद नहीं आ रही है, क्या करोगे? चिंता होती थी, घर की चिंता होती थी, परिवार की चिंता होती थी कि वो लोग कैसे होंगे। कभी कभी ऐसा भी लगता था कि यार कोई तकलीफ़ तो नहीं है उनको, तभी मेरी नींद खुल गई। लेकिन मैं कर क्या सकता था? मैं चिल्लाता भी तो कोई आता नहीं मेरे पास मुझे मेरी बात सुनने के लिए, और मैं बहुत, कोई आ भी जाता तो भी मेरी बात कोई मेरे परिवार तक नहीं पहुंचा सकता था, ना कर सकता था। वो आके यही कहता कि भैया सो जाओ, कल सुबह 11 बजे जब वकील आपके आएंगे तो उनको बताइएगा। तो ज़िंदगी है ना 24 घंटे लेट हुई। आप आज कुछ सोच रहे हो, उसको आपको बाहर की दुनिया को बताने में ठीक मतलब आप समझ लो 1 दिन लगेगा। अपने वकील से बात करोगे आप, कोई भी संदेश इतना लेट होता है। मतलब हम आज इस दौर में रह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी बात होती है, हम तुरंत इंटरनेट में मोबाइल के माध्यम से उस चीज़ को जान लेते हैं। एक टाइम पे 10 चीज़ें चलती रहती हैं। हाँ, लेकिन आप समझो वहाँ की ज़िंदगी कैसी है कि आपके मन में कोई ख्याल आया तो इसके बाद आप क्या करोगे? उस ख्याल को पहले डायरी में लिखोगे कि कल जब मेरे को 15 मिनट मिलेंगे ना वकील से मुलाकात करने के, तो मैं ये ख्याल उनको बताऊंगा अपनी बात। शुरुआत में वो आदत नहीं थी, सहजने की आदत बनी वहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ों की वैल्यू समझ में आई कि सपोज़ कोई दिमाग में पॉइंट है, अगले दिन फैमिली से मुलाकात है, लेकिन उनसे मिले तो दूसरी बातों में लग गए, वो बात ही नहीं की है। तो मैं एक डायरी रखता था, जब मुझे जो लगता था मैं उसको लिखता था। इसके बाद जैसे ही वकील मिलता था या कभी फैमिली से मुलाकात हो रही है तो मैं सारे पॉइंट्स बताता था, उसको टिक करता था। अपना काम खुद देखने करने की आदत डली। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। मैं जब जेल गया, मुझे सेल में रखा गया, तो सेल है। अब मैं देख रहा हूँ यार, कपड़े टांगने की एक जगह बन जाती तो मज़ा आ जाता, ऐसा लगता था। तो क्या करें, मैंने कहा वहाँ पर जो हमारा लंबरदार रहता है, हर बैरक में एक जन रहता है इंचार्ज, उसको कहा कि भैया मुझे एक खीला लगाना है मेरे कमरे में, 1-2 खीले लगा दो। मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार मैं खीले तो लग ही जाएंगे, क्या होता है। अब वो खीला लगाने के लिए 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, फिर मैं बोला भाई खीला क्यों नहीं लग रहा है? तो बोले आप
चक्कर अधिकारी से एक बार कह दीजिए, खीला लगाना अलाउड नहीं है। फिर बड़े इंतज़ार के बाद 2-3 दिन बाद जब वो खीला लगा ना, और उस पे जब मैंने ऐसे कपड़े अपने टांगे, तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन थी ना, वो मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ। लाइफ है ना ऐसे ज़ीरो से शुरू होती है। जैसे आप अर्ली एजेस में हमारे जो समझ लीजिए पूर्वज जिस तरीके से ज़िंदगी उन्होंने जी होगी, वैसे वहाँ पे लाइफ बहुत अर्ली, बिल्कुल शुरुआत से शुरू होती है। आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप धीरे 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 करके चीज़ों को आप करते हो। आपको बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं जैसे मैंने लगभग वहाँ पर 100 दिन, तो ऐसे 100 दिन मैंने अपना चेहरा भी नहीं देखा होगा कभी। मतलब 200 दिन में 100 दिन शुरुआत के चेहरा भी नहीं देखा कभी। मतलब आईना खोजने की भी कोशिश नहीं की कि कहीं कोई आईना हो ऐसा जिसमें शक्ल देख ले। जब मैं जेलर के कक्ष में जाता था, जब फैमिली से मुलाकात रहती थी, वहाँ पे एक आईना लगा हुआ रहता था। तो जब जाता था वहाँ खड़े हो जाता था, अपने आप को एक बार देख लेता था कि भाई कैसे दिख रहे हैं। तो ऐसा है जेल का जीवन। ठीक है। अब उसके पहले की जो लाइफ है आपकी बहुत फास्ट फॉरवर्ड गुजरी है। हाँ। ठीक है। 25 की एज में आप महापौर बन गए। हाँ। फिर 2 बार विधायक बन गए। हाँ। इंजीनियरिंग छोड़ के कैसे सोच लिया कि इस पे हम लोगों को जाना है? इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेते। हाँ, इसका मलाल तो आज भी है। देखो ऐसा है कि हमारे साथ मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं उसके पहले पायलटिंग कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है मैंने। मैं 12th के बाद पायलट का कोर्स कर रहा था। मैं स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए भी मेरा अप्लाई हो गया था, एडमिशन हो गया था। वो पढ़ाई छोड़ी मैंने, मैं आया, फिर मैं उड़ीसा चला गया। मैं वहाँ पर बिज़नेस करने लग गया। फिर कुछ दिन बिज़नेस किया, मन नहीं लगा, उसको छोड़ के आया। फिर यहाँ पर पीटी की तैयारी करने लग गया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। इंजीनियरिंग करने लग गया, उसमें भी मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने एक और बिज़नेस शुरू किया। मैं पुल टेबल, मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलके हम लोगों ने भिलाई में शुरू किया। हम स्मृति नगर में नहीं, स्मृति नगर में नहीं, वैशाली नगर में। और इसके अलावा हमने सेक्टर 10 में एक पुल टेबल डाला था। उस टाइम काफ़ी प्रचलन में था। हाँ, मतलब वो शुरुआती समय पुल टेबल जब आया तो 2009 की बात है, 8-9 की बात है। तो उस समय भिलाई में मेरा भी एक पुल टेबल होता था। मैं और मेरे कुछ कलीग्स मिलके पुल टेबल डाले थे। हमारी पॉकेट मनी निकल जाती थी, उससे खर्चे निकल जाते थे, पेट्रोल की व्यवस्था हो जाती थी और सब लोग वहाँ मिलजुल लेते थे। तो इंजीनियरिंग करते करते ये चल रहा था। फिर अचानक से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। मेरा कोई भी प्लान नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। मेरा कोई ऐसा बचपन से कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। लेकिन हाँ, मुझे जब जब चुनाव लड़ने का मौका मिला, मुझे बड़ा मज़ा आता था चुनाव लड़ने में। तो मैं चुनाव लड़ा हूँ। मैं स्कूल में भी जब था, क्लास 11th में मैं हाउस कैप्टन का इलेक्शन लड़ा, जीता। क्लास 12th में भी हाउस कैप्टन का चुनाव लड़ा और जीता। क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए एक, अगर कोई चुनाव लड़ रहा है, पार्षद से लेके विधायक से लेके अब कोई भी चुनाव हो? बिकॉज ये एक ऐसा होता है कि आपको रेस्पेक्ट भी मिल रही है, थोड़ा फियर भी होना चाहिए, डेडली कॉम्बिनेशन होता है ये थोड़ा सा। देखिए ऐसा है कि ये इलेक्शन तो एक अलग फेज़ है। लीडरशिप की अगर हम बात करें, इलेक्शन, हाँ, लीडरशिप पे अपन इस क्वेश्चन को ले जाते हैं। लीडरशिप मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने अनुभव लोगों से शेयर करना है। हर एक व्यक्ति के खुद के अनुभव हैं, वो अपने अंदर सोचता है कुछ ना कुछ, और उसके पास कोई ना कोई विजन है, आइडिया है, जिससे उसको लगता है कि वो दुनिया में बेहतर कर सकता है। एक लीडर का काम लोगों को ये बताना नहीं है कि ये रास्ता सही है, इस पे चलो मेरे साथ, मैं जो बोल रहा हूँ ये सही है, इस पे आप चलते चलो। लीडर का काम ये है कि जो व्यक्ति उसके पास आ रहा है, उसके पास जो आइडिया है, उसमें वो अपना एक्सपीरियंस उसको बताए, ताकि वो अपने आइडिया को सक्सेस कर पाए। मुझे ये लगता है लीडरशिप है। बाकी पार्षद, विधायक, महापौर तो बहुत बन जाते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन आपसे कितने लोग आपसे सलाह मशवरा करके कितने लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, वो मुख्य रूप से आपके अंदर वो गुण अगर हैं तो आप बेहतर कर रहे हैं। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ये कुर्ते पैजामा पहन के आप पार्टी पॉलिटिक्स ही करो। आप वो लीडरशिप आप में भी है, आप में भी हो सकती है।
हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसी भी फील्ड में हो सकती है लोगों में, ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसके लिए सेवा करने के लिए हमको पार्टी पॉलिटिक्स ही करना पड़े। हाँ, भिलाई की पब्लिक इतनी पसंद क्यों करती है आपको? इतना फ़ैन फॉलोइंग मैंने किसी विधायक नहीं देखा, वैसे तो यंग विधायक ही हमने कम देखे हैं, लेकिन इतनी फ़ैन फॉलोइंग क्यों है? वो गलत आपने सवाल पूछ लिया। फ़ैन मैं हूँ भिलाई का, भिलाई के लोग मेरे नहीं हैं। मैं उस शहर को इतना प्यार करता हूँ, मतलब मैं अपने आप, मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे लिए ये बहुत अच्छा किया कि मुझे भिलाई जैसे शहर में बड़ा किया। वो एक ऐसा शहर है जिसमें आप पूरा देश आप देख लेते हो, भारत को पूरा आप महसूस कर लेते हो। आपको भिलाई त्योहारों का शहर है। हर समय पूरे साल भर किसी ना किसी त्यौहार की धूम रहती है। हमारी सेंट्रल एवेन्यू जो रोड है, वहाँ आप देखिए जगन्नाथ यात्रा भी बहुत बढ़िया होती है। साउथ इंडियन भी उतने ही हैं। हाँ, साउथ इंडियंस भी उतने हैं, उड़ीसा के लोग भी हैं, बंगालीज भी हैं, आप हमारे सिख कम्युनिटी के भाई भी हैं, हरियाणा के साथी भी हैं, यूपी के भी साथ लोग हैं, बिहार के भी लोग हैं, छत्तीसगढ़ी, हमारी संस्कृति भी वहाँ पर बहुत मजबूती से खड़ी है। तो मैं भिलाई का फ़ैन इसलिए हूँ कि भिलाई वो धरती है जो मिनी भारत बनाती है। आप देखिए, सेल की स्थापना हुई और पूरे देश में बहुत सारी जगह स्टील प्लांट लगे, बोकारो में लगे और कहाँ कहाँ लगे आप सब जानते हैं, राउरकेला में लगे, लेकिन किसी भी शहर को मिनी भारत नहीं कहा गया। मिनी भारत भिलाई को ही कहा गया। क्यों? क्योंकि भिलाई छत्तीसगढ़ की वो धरती है जो अपनाती है, जो पूरे देश भर के लोग वहाँ पर आए, उनको अपनापन किसने दिया? भिलाई के लोगों ने दिया, भिलाई की धरती ने दिया, छत्तीसगढ़ महातारी ने दिया। इसलिए भिलाई मिनी भारत बना और कोई भी जगह मिनी भारत के रूप में पूरे देश में नहीं प्रसिद्ध है। ये छत्तीसगढ़ महातारी ही कर सकती थी, इसलिए उस शहर की बात ही अलग है, खासियत ही अलग है। अब आपके ना दो टाइप के फेसेस हैं। हाँ, एक है जो आपकी फ़ैन है, हाँ, एक है जो आपको नफरत करती है, बिकॉज हाँ, इस इंसान के यहाँ इसके ऊपर ये आरोप है, ये जेल गए हैं, तो इन्होंने कुछ गलत काम किया है। आज के डेट पे अपराधी होना अलग बात है, आरोपी से ही इंसान जो है उसके ऊपर ठप्पा लग जा रहा है। मेरा जवाब तो आप ही दे रहे हो। देखो, हमारे समाज में एक धारणा बनी हुई है और हमारी जो कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली में कुछ कमियां भी हैं। हम इंसान को मुजरिम मान लेते हैं जेल जाते वक्त। हम ये मानते हैं कि न्यायालय में तो इतने सालों तक चलेगा केस, अब उसमें तो सब छूट ही जाते हैं। एक ये हमारी भावना बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के साथ गलत भी होता है। और जहाँ तक मेरे परिप्रेक्ष्य की बात है, तो मेरे परिप्रेक्ष्य में तो राजनीति ज़्यादा हावी है। उसमें आम जनता की पसंद नापसंद को मैं अभी बहुत करीब से नहीं समझ पाया हूँ, क्योंकि कम समय है। मुझे जितना मैं अपनी आंखों से देख पाया कि आम जनता तो इस बात को समझती है कि मैं भिलाई और वहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन और राजनीतिक रूप से इस पूरे विषय को इस दिशा में खींच दिया गया। लेकिन ऐसा है कि मैं ये कहूँगा, किसी पे आरोप लगना मतलब ये नहीं होता है कि वो अपराधी हो गया। हमें थोड़ा इंतज़ार करके सोचना चाहिए और उसको किसी के लिए भी मानसिकता बनाने के लिए पहले थोड़ा समय देना चाहिए। तो ये इंडिया में, छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे इंडिया में ये चल रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? लोगों की मेंटालिटी अपने आप तो नहीं सुधरेगी और न्यूज़ चैनल्स जो है वो कम्प्लीटली दिखाते नहीं। देखो, सब फेसेस होते हैं। ये अभी हमारे देश में एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन, जो हमारे संविधान के दो अलग अलग धड़े हैं, वो एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन दोनों की अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं संविधान के आधार पर, लेकिन अभी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं या संविधान जो कहता है, उसको पूरी तरह से चेंज करके एक नए प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को खींचा जा रहा है। कैसे? जैसे आप देखें, डबल इंजन की सरकार,
देखो, मैं ये पॉलिटिकल शो नहीं है, मैं इस पे नहीं बात करना। डबल इंजन पे संविधान पे बात करते हैं। हमारे संविधान में कोई डबल इंजन जैसी बात ही नहीं है। उसमें हम लोग यूनियंस हैं। मतलब भारत क्या है? स्टेट्स का। हाँ, स्टेट्स का यूनियंस है। हर एक स्टेट की अपनी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी है, उसकी भाषा है, उसकी और उसको मिलने वाले सुविधाएं वो भी संविधान में पहले से उसमें डिटेलिंग है। ऐसा नहीं है कि आप पसंद नापसंद के आधार पर लोगों को कैटेगराइज कर सकते हो। लेकिन ठीक है, अभी ये फेस चल रहा है, इससे मुझे लगता है कि बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। हर समय अच्छे बुरे फेसेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वैचारिक रूप से कि मैं किसी और विचारधारा से जुड़ा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ। ये हमारे समय में या नहीं, इस समय हमेशा ऐसे फेसेस आते रहते हैं और समय इसको धो भी देता है। जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक के सामने सभी चीज़ें धीरे धीरे करके सच आ जाती है। टाइम लगता है उसमें, कुछ लोग किल भी हो जाते हैं इसमें, कुछ का करियर किल हो जाता है, कुछ का समय किल हो जाता है, कुछ की फैमिलीज तकलीफ में आ जाती हैं, लेकिन देर सवेर चीज़ें साफ सुथरी होती हैं। जैसे जो रूलिंग पार्टी होती है, मीडिया ज़्यादातर जो है रूलिंग पार्टी के साथ वर्क करती है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सोशल मीडिया से, यूट्यूब से पता चलती है, वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं, उसका ग्राफ बहुत धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो इसका क्या आप स्कोप देखते हो, कैसे चीज़ें ठीक होने वाली है? देखो, आप जब इतिहास को पढ़ोगे ना, तो इतिहास में आपको यही मिलेगा कि आज नहीं, आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले भी इसी तरह की परिस्थिति। जब पावर का एकाधिकार होता है, कंट्रोल्ड होती हैं चीज़ें। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमारे संविधान में दिया है ना, हमारे लोकतंत्र की खासियत क्या है, हमारे संविधान की खासियत यही है, लोकतंत्र की खासियत यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जब कंट्रोल्ड हो जाता है तो ये सारी समस्या होती है। और ये जो कंट्रोल्ड होता है, इसको तोड़ती भी जनता है। ये होता भी जनता के कारण है। जनता जब अत्यधिक प्रेम दिखाती है किसी पर, तो वो शहंशाह तानाशाह हो जाता है। ठीक है, तानाशाही को ख़त्म भी जनता करती है। बस ये है कि जो दूसरी विचारधारा है, उससे जुड़े हुए लोगों के लिए कठिन समय रहता है। उनको अपनी विचारधारा के साथ लड़ते रहना पड़ता है और अंत में परिवर्तन होता है। आप देख लो, रोम का एक तानाशाह शहंशाह था, नीरो। उसकी कहानी तो आपको पता ही होगी। उसने अपने समय में उनके थॉट से जो भी नहीं जुड़ा था, उसको ख़त्म करने के लिए वो लग गए थे। भले उसकी फैमिली के लोग हों, उसके विरोध करने वाले लोग हैं, सबको अपने पास उसने जमा कर लिया था। जो उसके साथ आ गया वो ठीक है, बाकी सब मर जाएंगे या उनको वो ख़त्म कर देगा। लेकिन कुछ लोग तब भी छुप के ही सही उससे लड़ रहे थे। और बाद में रोम की जनता ने ही परिवर्तन किया और इसके बाद दूसरे लोगों को का समय आया। तो ये चलता रहता है। ये ऐसी दुनिया ऐसी चलती है। इसको हम कंट्रोल पूरी तरह नहीं कर सकते। हम अपना काम कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपने जीवन में, कोई भी किसी भी साथी को मैं कहना चाहूँगा या आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप कुछ कर सकते हो ना, तो वो खुद की स्ट्रेंथ पे वैल्यू ऐड कर सकते हो। आप पावर नहीं खींच सकते, आप स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हो। तो ऑलवेज हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम अपने आप से बात करें, हम अपनी विचारधारा की स्पष्टता करें, हम अपने डू और डोंट्स को समझें और हम अपने धर्म को निभाएं, या मतलब अपने काम को निभाएं। हम अपने सराउंडिंग्स में रिस्पॉन्सिबल रहें, हम अपनी फैमिली या हमारे से उम्मीद करने वाले लोगों के साथ रिस्पॉन्सिबल रहें। हम यही चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं। ठीक है, और ये चेंज हम एक छोटे से कर्मचारी के रूप में भी कर सकते हैं और एक बड़े राजनेता के रूप में भी कर सकते हैं। दैट्स इट। अब एक विधायक की ज़िंदगी में विधायक का डे आउट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या काम होता है? विधायक, और आप क्या करते हो इसको सिस्टमेटिक, लोगों का प्रॉब्लम सुनने से लेके हल करने तक? आप ऐसा अलग क्या करते हो? देखो, ऐसा है कि सब लोग अलग अलग तरीके से जीते हैं। मैं जैसे मेरी ड्यूटी है, मैं विधायक हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता जिन लोगों ने मुझे उस जगह पे बैठाया है
और वो केवल जो वोटर्स हैं वो नहीं, पूरी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं। तो उन लोगों के लिए मुझे रिस्पॉन्सिबल रहना है, उनकी बातों को सुनना है, और उनकी बातों के लिए जो बेहतर मैं सरकार शासन से करा सकता हूँ, वो मेरी नैतिक धर्म है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, वो मुझे पूरी करनी है। उनके लिए अवेलेबल रहना है, उनके लिए अवेलेबल रहना है। अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत बड़ी तकलीफ़ में हो, बड़ी परेशानी में हो, या मेडिकल क्राइसिस में भी हो आप अपने किसी रिलेटिव फैमिली मेम्बर के, उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी को कोई हाथ हिला के रोकता है तो आपको रुक कर उसकी बात सुननी है 1 मिनट। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई भी विधायक हो, किसी भी दल का हो, मुझे लगता है कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसकी कुछ पर्सनल लाइफ नहीं हो पाती, ठीक है, सोशल लाइफ ही रहती है, और उसके परिवार के सभी लोगों के परिवार के लोग उसको काफ़ी उसमें मदद करते होंगे, तभी कोई काम कर पाता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। मैं अपने आप को आज तक मैं अपने आप को देवेंद्र मानता हूँ, मैं अपने आप को जॉनी मानता हूँ, मेरे घर का नाम है, ठीक है। मैं अपने आप को अभी तक किसी औरे के अंदर नहीं समा पाया हूँ कि मैं 2 टाइम एमएलए हो गया तो मैं ऐसे नहीं दिख सकता, ऐसे नहीं चल सकता, या यहाँ पे नहीं बैठ सकता, या इससे बात नहीं कर सकता। मेरे साथ कोई भी औरा नहीं चलता। मेरे साथ मैं खुद हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। मुझे मज़ा आता है लोगों से बात करने में, मुझे मज़ा आता है उनके साथ खड़े रहने में, उनका काम करने में। तो मैं इंजॉय करता हूँ अपने काम को, उतना ही इंजॉय मैं अपनी फैमिली के साथ भी करता हूँ। मुझे परिवार के साथ भी जब समय मिलता है तो मैं उसको पूरा इंजॉय करता हूँ। कल की बात बताता हूँ आपको, एक किस्सा बताता हूँ इससे। कल मैं सिविक सेंटर गया था। सिविक सेंटर में एक शॉप की ओपनिंग थी। हमारे एक कलीग ने, हमारे एक साथी ने बुलाया था। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे एक गिटारिस्ट था, तो वो बड़े प्यारे गाने सुना रहा था, गिटार बजा रहा था और बहुत अच्छे गाने सुना रहा था। तो इन्होंने बोला कि ब्राउनी आपको खानी पड़ेगी, ठीक है। जिस शॉप में मैं गया तो मैं बोला ठीक है ब्राउनी बनाइए, मैं तो खाऊंगा नहीं, मैं वाइफ़ के लिए ले जाता हूँ। तो बोले ठीक है। तो वो प्रिपेयर कर रहे थे, उतने में मुझे लगा यार इतना हैपनिंग जगह है, यहाँ मैं अपनी वाइफ़ को बुला लेता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया, तुम क्या कर रही हो? तो बोली बस अभी राम सोया है। तो मैं बोला अच्छा सो गया? तो बोला आ जाओ। कहाँ हूँ मैं? बोला बस घर के सामने सिविक सेंटर में, मेरा घर वहीं पे है, सिविक सेंटर पे ही है। तो वो आ गई। फिर हम लोग बढ़िया म्यूज़िक सुन रहे थे, वो गिटार बजा रहा था, मैं गाना गा रहा था उसके गिटार में। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। गाना तो ऐसे आता नहीं है, लेकिन मज़ा कर, ज़िंदगी में एंजॉय करना है ना, तो मन से गा रहा था मैं, वो गिटार बजा रहा था। बहुत सारी भीड़, मतलब बहुत सारे लोग आ गए और हम लोगों ने बहुत बड़ा हैपनिंग टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। आइसक्रीम खाई, इसके बाद वहाँ पे सिविक सेंटर में आधे घंटे पैदल पैदल घूमे दोनों लोग, इसके बाद घर चले गए। तो ऐसे ज़िंदगी, जब मौका जहाँ मिलता है जीने का, खुश रहने का, तो उसको एंजॉय करता हूँ मैं। अच्छा, जैसे कोई सिस्टमेटिक अप्रोच होगा आपका, जैसे मैं भिलाई में रहता हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो आपका कुछ प्रोसेस है कि ये बंदा आएगा, ऐसा कॉल जाएगा या फिर कुछ भी ऐसा? देखो ऐसा है कि मैं तो किसी प्रोसेस तो बहुत सारे बनते हैं। आप काम करते हो, आपका सेटअप होता है, ऑफिस होता है, प्रोसेस तो बनते हैं, लेकिन मैं किसी प्रोसेस के आधार पर नहीं जीता। मेरे कोई साथी ऑफिस पे भी चले जाते हैं या विधानसभा के लोग, तो वहाँ से भी कोशिश कर रही जाती है कि उनकी जो मदद हो सके हो जाए। मुझे किसी ने सीधे फ़ोन कर देते हैं तो मैं सीधे बात कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देता हूँ। कहीं मिल जाते हैं तो अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं बोलता हूँ चलो भाई गाड़ी में बैठ जाओ, चलते चलते बात कर लेंगे। तो हम जहाँ जैसे भी अवेलेबल हो सकते हैं लोगों के लिए वैसे होते हैं। उसके लिए मैं कोई प्रोसेस या रूटीन नहीं फॉलो करता कि इतने ही बजे मिलूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक ही मिलूँगा, ऐसा नहीं होता। और कभी कोई बात रहती तो मैं बोल भी देता हूँ, बात कर लेता हूँ फ़ोन में कि कल मिलते हैं, या फ़ोन में बता दो फ़ोन में क्या करना है, फ़ोन में ही काम कर लेते हैं, ये भी चलता है। सुनने में ये आ रहा था कि जैसे बर्थडे आ रहे थे आपके, ठीक है, फेस्टिवल तो आ ही रहे थे जब आप जेल में थे। आपके बेटे राम के को भी बिल्कुल पता नहीं था कि उनके जो फादर है वो जेल में है 6 महीने तक। हाँ, ये है ना, ये बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट काम मेरे घर वालों ने करके दिखाया। मेरी वाइफ और मेरे पूरी फैमिली को इसके लिए मैं सैल्यूट करूँगा, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी उससे छुपाना, क्योंकि एक छोटा बच्चा होता है जो KG1 में क्लास 1 में पढ़ रहा है, उसको वो डरता है जेल के नाम से, पुलिस के नाम से। हर बच्चे की ये कहानी है। और उसको लोगों ने इतने अच्छे से
मेंटली प्रिपेयर करके रखा था कि पापा भारत जोड़ो यात्रा गए हैं, फिर पापा यहाँ गए हैं, फिर पापा वहाँ गए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ एक एपिसोड। जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो वो देखकर मुझे पहचाना नहीं था दाढ़ी में। तो मैंने उसको बोला, ओ राम। तो मेरी आवाज़ सुनकर पहचाना, पापा। बोला हाँ बोलिए। फिर आया मेरे पास। तो उस दिन मेरा बहुत दिल टूटा था, बहुत ही मन ख़राब हुआ था, मेरे को बहुत गुस्सा आई थी। मैं वैसे कभी गुस्सा नहीं आता, लेकिन उस दिन गुस्सा आ रही थी कि यार इन लोगों ने कितना बुरा किया कि यार बेटा नहीं पहचान पा रहा है मेरे को। तो आपका डेंजरस था ना, मतलब हाँ, दाढ़ी के कारण लोगों ने टीका भी पोत दिया था। हाँ, तो ये चीज़ें थी। लेकिन ठीक है, समय था, गुजर गया। ऐसा नहीं है कि छुपाना ही है सब कुछ। समय जब बड़े होंगे तो बता भी देंगे, लेकिन अभी बताने का समय नहीं था, मुझे लगा। और ये भी डर लगता था कि स्कूल कॉलेजेस, मतलब स्कूल में या आसपास कहीं वो सुनेगा, या पता नहीं उसको पता भी होगा। लेकिन ये है कि घर वालों ने छुपाने की कोशिश की पूरी। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, जेल में जब कोई एंटर होता है तो उसको बहुत लोग परेशान करते हैं, खाना पीना सोना सब चीज़ें परेशान करते हैं। अब आप तो विधायक थे तो परेशानी हुई या फिर सब स्मूथ था? जेल की परेशानी तो होती है, कोई भी हो। जेल में अगर वो गया है तो उसको एडजस्ट होने में काफ़ी समस्या होती है। हाँ, चूँकि मैं और जो नॉर्मल लोग जाते हैं उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन ये है कि कम्युनिकेशन जिसको करना आता है, जो बात करना समझता है कि लोगों से कैसे बात करना है, वो अपना सर्वाइवल खोज लेता है। और मेरे साथ ये था, मैं इस मूवमेंट से गया था कि मेरे को तो मतलब जेल काटनी है मुझे। मेरा मोटिव ही यही था कि हाँ, आप जेल मुझे भेज रहे हो ना, मैं जेल काट के दिखाऊंगा आपको। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट था अपने आप में ही शुरुआत से ही कि नहीं भाई, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, इनको जो देखना है वो कर दें। मतलब जो भी नॉर्मल होता है, बंदी हूँ मैं अपने आप को एमएलए माना ही नहीं किसी दिन। मैं हर रोज़ अपने आप को बंदी माना। फिर भी एक जो होता है जेल में जब आप रहते हैं तो होप जो होता है वो बड़ा परेशान करता है कि भाई हो सकता है कल निकल जाए, हो सकता है अगले हफ्ते निकल जाए। उससे कैसे फिर टैकल करते थे? वो काफ़ी कठिन है। क्या, शुरुआत में तो ये लगता था कि चलो कुछ दिन की बात है, हो जाएगा। तो ये किताब कंप्लीट करते करते अगले 10 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद फिर छूट जाएंगे, ऐसा लगता था। वो होप है ना, आप ना चाहते हुए भी लोग जिंदा कर देते हैं कि यार आपका तो कोई केस में ज़्यादा कोई बात नहीं है, वकील जिंदा कर देते हैं कि अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो होप बनती भी थी, टूटती भी थी। और एक समय ऐसा आया, समझिए नवंबर और दिसंबर में फर्स्ट वीक में, कि पूरी होप ख़त्म हो गई। फिर ऐसा लगा कि अब जो होना होगा हो जाएगा। स्वीकार हो जाता है ना, समझ लीजिए परिस्थितियाँ, कि हाँ भाई अब तो कोई चिंता ही नहीं करनी किसी चीज़ की। उस फेज़ में मैं एक समय पहुंच गया था। और आपको बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिस दिन मेरी सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन मैंने पता भी नहीं किया कि क्या हो रहा है। मैं तो आराम से अपने काम में लगा था, मेडिटेशन कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, इसके बाद आराम से अपने कमरे में ही बैठा था। एक जन आया और बताया कि भैया आपकी बेल हो गई है, पता चला। तो जब पता चला कि बेल हो गई है तो ऐसा नहीं लगा कि मैं अब खुश हो जाऊं, यस बेल हो गई, दौड़ के जाऊं, सबसे मिलूं, ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं शांति था, दिन भर ही शांत था कि यार एक नई लाइफ चालू होगी। यहाँ तो कोई चैलेंजेस नहीं थे, ठीक है, एक आदत हो गई थी ऐसी जीने की। अब बाहर की दुनिया है, और मुझे पता नहीं था ना बाहर की दुनिया मुझे किस नज़र से देख रही है, ये भी एक बात थी। तो मैं बड़ा शांत था कि चलो ठीक है, जो भी होगा देखते हैं बाहर। एक बात की खुशी भी थी कि फैमिली वाले इतने समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, भिलाई के लोग, मैं अब बाहर जा रहा हूँ, उनसे मिलूँगा। जब मैं बाहर निकला तब लोगों को देखा, तब मेरे को समझ में आया, अच्छा ऐसा है क्या, लोग इतना इंटरेस्टेड हैं और ये इतना उनका प्यार है मुझे लेकर। तो फिर खुशी हुई, उत्साह हुआ, थोड़ा दौड़ के आया इसीलिए मैं देखा मैं पहले थोड़ा स्लो चल रहे थे, फिर लगा कि नहीं यार इतना प्यार, मतलब मैं फिर इंजॉय करने लग गया कि हाँ मेरे साथी आए हैं, मेरे भाई आए हैं, सब जगह आए हैं, मेरे को उनसे मिलना है। तो मैं ना वो फिर उनके सामने ऐसे सीरियस फेस में नहीं रह सकता था। तो मैंने इंजॉय किया उस मोमेंट को कि मैं सबसे मिल लूँ। आपने कोर्ट ट्रायल्स भी अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो क्या सबको बेल सुप्रीम कोर्ट में मिलना है?
देखो ऐसा है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन एक बात कहूँगा मैं, हमारे देश में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब ये तीनों पिलर इंडिविजुअल अपना अपना काम करें, शासन, प्रशासन और न्यायपालिका। जब भी मेल जोल हो जाएगा तो खतरनाक समय रहेगा जनता के लिए। अब एक चीज़ ना और कॉमन है हम दोनों के बीच, वो है हमारे स्कूल के इंटरकास्ट लव मैरिज। हाँ, तो मैंने तो मतलब पापड़ बेले नॉर्मल इंसान हूँ मैं। अब एक विधायक को एक डॉक्टर फैमिली से शादी करने में कितनी प्रॉब्लम आती है। देखो भाई, शादी के जीवन में पापड़ हर आदमी को बेलने पड़ते हैं, ठीक है। और ये जो एक रिश्ता है ना पति पत्नी का, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। और उसमें चैलेंजेस जो सबसे समझ लीजिए उसके लिए उसका वो स्टेटस मेंटेन नहीं होता है, या उसका पद उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ये हो तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, आपके पास फॉर्चूनर हो या फिर आप ये हो, हाँ, या आप साइकिल में हो। हाँ, दोनों में ही आपको प्यार भी मिलेगा, दोनों में आपको उसके चैलेंजेस भी रहेंगे। मेरे लिए तो ऐसा है कि मैं अपनी वाइफ से, मैंने पायलटिंग का कोर्स छोड़ा तब मैं उसको कहने लग गया ये बात कि यार देखो, हमारी शादी नहीं हो सकती, तुम डॉक्टर बन रही हो, मैं तो पायलट नहीं बन पा रहा हूँ। लेकिन उसको मेरे ऊपर विश्वास था। अगर पूरी दुनिया में सबसे पहला कोई व्यक्ति था जिसने मुझे जज किया हो या मेरे ऊपर ट्रस्ट किया हो या मेरी बातों पे भरोसा किया हो, तो वो मेरी वाइफ थी। स्कूल समय से उसको ये लगता था कि मैं कुछ कर लूँगा। और मतलब वो तो डॉक्टर थी और मैं एनएसयूआई का एक छात्र नेता था। एनएसयूआई से तो ऐसे भी लोग डरते हैं, हाँ, लड़कियां तो खासकर डरती हैं। हाँ, ये लगता है कि ये स्टूडेंट यूनियन के लोग हंगामा करते हैं, बदमाशी करते हैं, भीड़ भाड़ करते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है हंगामा करने के काम। मेरी वाइफ ऐसी मानती थी कि इनके पास कोई काम नहीं, लेकिन तब भी ठीक है, ये अच्छा बंदा है। और जेन्युइनली हम लोगों की बात होती थी तो मैं उसको ये बोलता था, देखो यार, मैं तो तुम्हें मेरा मतलब मैं कुछ मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, तुम संभाल लेना, ठीक है। बोली मैं संभाल लूँगी और मैं काम करूँगी, तुम आराम से रहना। हम दोनों की यही बात होती थी शुरुआत से ही। अच्छा, आप लोग मिले कहाँ पे, कब, कैसे थे? मैं स्कूल में था, केमिस्ट्री का मैंने ट्यूशन ज्वाइन किया था। कौन सा? मतलब स्कूल में ही। अच्छा। एक हमारी सेक्टर 10 में हमारी एक टीचर थी, हमें स्कूल में पढ़ाती थी, उनके यहाँ मैंने केमिस्ट्री की क्लासेस चालू की थी। तो वहाँ पे उसने भी केमिस्ट्री की क्लासेस चालू हुई थी, तो केमिस्ट्री की क्लासेस में ही हमारी केमिस्ट्री बैठ गई। तो वहाँ से चलता रहा सफ़र। और शादी की बात कहूँ तो मैं जब मेयर बना ना, तो उसको उस समय श्रुतिका को ये नहीं पता था कि मेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या मेयर क्या चीज़ होती है। उसको यही लगता था कि ये तो हमेशा कोई ना कोई चुनाव लड़ता रहता है, कभी कॉलेज का लड़ेगा, कभी स्टेट का, कभी एनएसयूआई, कभी यूथ कांग्रेस, तो ये भी कोई चुनाव होगा, ठीक है। जिस दिन शादी हुई हमारी, उस दिन स्टेज पे चढ़ने के बाद उसको समझ में आया कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। उस समय उसको समझ में आया, उसके पहले उसको ना ये मेयर का काम समझ में आता था, ना उसको कोई इंटरेस्ट था। एक अच्छी बात है, हम दोनों ने उसके काम पे, मैंने कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, ना इंटरफेरेंस किया, ना उसने मेरे काम पे कभी कोई इंटरेस्ट लिया या इंटरफेरेंस किया। हम दोनों जब भी साथ रहते हैं तो हम दोनों अपने साथ रहते हैं। ज़्यादातर बेस्ट जोड़ी मेरे को लगता है वैसी रहती है, हाँ, जिसमें बिल्कुल ही कॉम्प्लीमेंट हो, हाँ, मतलब कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। हाँ। सही बोले। भिलाई में, हाँ, जैसे भिलाई में बहुत सारी जगह घूमने के लिए, हाँ, तो आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है? हम लोग सिविक सेंटर में मिले थे पहली बार। तो सिविक सेंटर से ही मैंने पॉलिटिक्स की शुरुआत की अपनी, मतलब मेरी पॉलिटिक्स की शुरुआत भी सिविक सेंटर से हुई। तो सिविक सेंटर से एक अपना लगाव है अलग उस जगह से, और मेरा घर भी अभी सिविक सेंटर पे ही है लगभग। तो नन्हे के कॉफ़ी के अराउंड ही सब कुछ, हाँ, मतलब हाँ, पूरी लाइफ की स्टोरी वहीं से शुरू हुई, अभी भी वहीं पे चल रही है। भिलाई बहुत हैपनिंग है, भिलाई बहुत प्यारी जगह है। आपको वो एक बड़े शहर की भी फीलिंग देगा, एक छोटे से गांव की भी फीलिंग देगा, एक अपनेपन की भी फीलिंग देगा। आप समझ लीजिए, भिलाई का रहने वाला बंदा भिलाई से कभी दूर नहीं हो पाया, ये भिलाई की खासियत है। और भिलाई के लोग
पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, हर इंडस्ट्री में, भले वो बॉलीवुड हो या फिर आप पॉलिटिक्स देख लो या आप किसी भी लेवल पे फैशन डिज़ाइनिंग देख लो, आप करियर वाइज भी देखोगे ना, भिलाई के लोग आपको हर जगह दिखेंगे। ब्यूरोक्रेट्स में देख लो, IITians देख लो, अच्छे डॉक्टर्स देख लो, सब जगह भिलाई के लोग हैं। तो भिलाई की बात अलग है। भाई क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा कांग्रेस और भाजपा को लेके है कि जैसे छत्तीसगढ़ है, इस चुनाव के विधानसभा चुनाव से पहले किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस यहाँ से हटने वाली है। ठीक है, मतलब सबने एक्सपेक्ट किया था कि वापस काका ही आ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट अपोजिट हो गया। लाइक बीजेपी काफ़ी ज़्यादा सीट्स लेके आई है और इंडिया पे भी देखा जाए तो कांग्रेस बहुत ही कम होते जा रही है, स्ट्रेंथ उनका बहुत कम होते जा रहा है। तो आगे अब की चुनाव आप लोग कैसे फाइट करने वाले हैं और आपका विजन इस पे क्या है? एज ए कांग्रेसमैन, जैसे आपको पहले मैंने बताया कि हम लोगों को हमेशा हमारा काम को जिम्मेदारी से करना चाहिए, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ कांग्रेसमैन, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुझे ये लगता है कि कांग्रेस में आने वाले समय में देश के अंदर जब कांग्रेस खड़ी होगी, उसमें हम लोगों का योगदान रहना चाहिए। हम नए लिबरल सोच के युवा हैं जो जाति धर्म की लड़ाई पे नहीं फंसे रहते। हम इतिहास के आधार पर बातें नहीं करते। हम वर्तमान की ज़िंदगी में खुशहाली कैसे आए उस पर हम लोग विचार रखते हैं और वर्तमान में हम चाहते हैं लोग जिएं और भविष्य को बेहतर बनाएं, ना कि हम लोग आपस में वैचारिक रूप से मतभेद पैदा करें सोसाइटी के अंदर। तो हमारे लिबरल सोच के लोग हैं हम लोग। तो मुझे ये लगता है कि एज अ कांग्रेसमैन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस आइडिया ऑफ लाइफ को, या आइडिया ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है, कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और ये विचारधारा मेरी या कांग्रेस के लोगों की नहीं है केवल, जो कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। ये इंडिया की विचारधारा है। भारत जब बना तब वहाँ पे जो संसद में लोग बैठे थे, आप देखिए, जब कांग्रेस, उस समय की कांग्रेस, उसमें लेफ्टिस्ट भी की भी संख्या थी, जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे। वहाँ राइटिस्ट की भी संख्या थी। वहाँ पर जो कोर हिंदूवादी नेता थे वो भी वहाँ पर थे और लिबरल लोग भी थे। ये सब मिलकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी है वो, और उसी ने भारत का निर्माण किया, उसी ने संविधान बनाया, उसी ने स्टेट्स को अधिकार दिए। और एक बहुत अच्छा डिस्कशन भारत का जब निर्माण हो रहा था उस समय लोगों के बीच में और उन मेंबर्स के बीच में होता था, हर एक टॉपिक पे होता था कि इस टॉपिक पे क्या करना है, इस टॉपिक पे क्या करना है। आप सोचिए हमारे देश की संरचना कितनी कठिन परिस्थितियों में हुई। देश का बंटवारा हुआ, देश के बंटवारे के बाद वो सबसे बड़ा एक मास ट्रैवल का समय था पूरे वर्ल्ड वाइड। कभी इतना नहीं हुआ कि लाखों की संख्या में लोग लगातार आना और जाना कर रहे हैं। हिंसा हुई, इसके बाद बंगाल उस समय अलग परिस्थितियों में जूझ रहा था। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वहाँ पे कितने सारे लोग आके रह रहे थे। मुंबई को एक सेंटर बनाया गया था। इसके बाद उन लोगों को वापस अधिकार देना। तो ये पूरा काम जो किया है ना, ये एक आइडियोलॉजी ने की है। वो भारत की आइडियोलॉजी थी और वही कांग्रेस की आइडियोलॉजी। आज परिस्थितियाँ अलग हुई है, चेंज है, लेकिन कोई बात नहीं। हमें जो भारत है और जो भारत की भावना है उसके लिए हमको काम करना है और हम समर्पित भाव से करेंगे। और मैं आपको आपके पॉडकास्ट में ये बात बोल रहा हूँ, आने वाले समय में फिर से कांग्रेस और ये आइडियोलॉजी, यही सच्ची आइडियोलॉजी है इस भारत देश की। ये जो गांधी जी भी कहते हैं और स्वामी विवेकानंद जी भी यही बात कहते हैं भारत के लिए। तो ये आइडियोलॉजी वापस खड़ी होगी और हम सब खुशी से हमारे भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ना कि हम प्रोपेगेंडा, कंट्रोल्ड पावर, ये सब में फंसे रहेंगे। और उसमें हमारा भी योगदान रहेगा। इस विचारधारा में को वापस इस्टेब्लिश पूरी तरह जब होगी लोगों के दिलो दिमाग में और शासन प्रशासन में वापसी होगी, तो उसमें हम लोगों का भी योगदान रहेगा। भले छोटा सा ही होगा, लेकिन रहेगा। राहुल गांधी जी के साथ आपका रिलेशन कैसा है? आप जैसे ही जेल से निकलते हैं तुरंत दिल्ली चले जाते हैं।
राहुल जी मेरे नेता हैं। राहुल जी मुझे मोटिवेट करते हैं। राहुल जी बोलते कम हैं, एक्शंस ज़्यादा लेते हैं। मैं उनको देखता हूँ करीब से, उनके स्टेप्स को वॉच करता हूँ और मुझे उनमें सच्चाई दिखती है और मुझे उनमें एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखती है जो हिंदुस्तान के दर्द को समझता है, हिंदुस्तान को प्यार करता है। और जो हम कहते हैं ना भारत माता यहाँ के लोगों से बनती है। भारत माता क्या है? यहाँ के इस धरती पे रहने वाले लोग ही भारत माता है। तो उसको प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी। वो दिखावे पे नहीं जीते, वो स्ट्रेंथ पे जीते हैं, सच्चाई पे जीते हैं। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। एक रिलेशन की बात कहें तो मेरा ऐसा उनसे कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं उनके काफ़ी करीब हूँ या बहुत दूर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वो हमारे पार्टी के नेता हैं और मेरे लिए वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको मैं और करीब से जानना चाहता हूँ और जिसके बताए हुए स्टेप्स पे मैं काम भी करता हूँ। लाइक डरो मत। वो डरो मत का नारा उन्होंने कब दिया था? 4-5 साल पहले दिया था। उस समय समझ ही नहीं आता था डरो मत, किस बात से नहीं डरना है। ठीक है, उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन लड़ते लड़ते ये समझ में आया कि डरना नहीं है, बोलना है। हमने क्या किया? हमने सतनामी समाज के लोगों के लिए बात की कि भाई गलत कर रहे हो, नहीं तो उन लोगों की गलती नहीं है, आप जेल में गलत लोगों को डाल रहे हो, आप अच्छे से इसकी जाँच कीजिए। हम नहीं डरे। किस चीज़ का डर था उस समय? जेल जाने का डर था। मुझे भी तो खबर आ रही थी। प्रशासन के लोग ऐसा तो है नहीं एक पक्षी हो जाते हैं, खबर तो पहुंची जाती है। हमारे पास भी खबर आ रही थी कि भाई तुमको FIR में नाम डाल देंगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, चुप हो जाओ। लेकिन मुझे लगा नहीं, डरना नहीं है। नहीं डरा, मैं आगे बढ़ गया तो जेल चला गया। बाहर निकला तो लगा कि ठीक किया मैंने, डरा नहीं मैं। राहुल जी ठीक बोलते हैं, डरो मत। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोगों को ना ये जो बलौदा बाज़ार कांड था, जैद खान के बारे में किसी को पता ही नहीं है। किसी को पता नहीं कि हुआ क्या था। बस ये पता चलता है कि हाँ इन्होंने ये किया था और ये जेल गए थे और ये आरोपी है। देखिए, ये तो समस्या है हमारे सोसाइटी में। पूरी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती। एक्चुअली जो मेन विषय था, सतनामी समाज के जो पूजा स्थली है वहाँ जैतखम को खंडित किया गया। उसके लिए सतनामी समाज के लोग लगातार एकत्रित हुए, बैठकें लिए और उन्होंने सरकार के सामने मांग रखी कि भाई इसकी पूरी जांच की जाए। सरकार ने उस पर जो जांच की, प्रशासन ने जो जांच की, उससे लोग संतुष्ट नहीं थे और उसके कारण उन्होंने मीटिंग्स ली और कहा कि इसके लिए आप CBI जांच कीजिए। और उसी के लिए उन्होंने 10 तारीख को एक आंदोलन रखा जिसमें पूरे प्रदेश भर के सतनामी समाज के आम परिवार के लोग आए। सीधे साधे लोग होते हैं, सतनाम के भाव से चलते हैं, मन के एक समान के भाव से चलते हैं। और सतनामी समाज नहीं है, एक पंथ है। इसमें परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा पे बहुत सारे लोगों की पूरे, ऐसा नहीं केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे देश भर में उनके अनुयायी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। मैं खुद पिछले 2016 से हमेशा गिरौदपुरी धाम जाता हूँ, हमारे भिलाई वासियों के साथ, अपने परिवार के साथ भी जाता हूँ। उनके वचन जो हैं वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी झलकाते हैं, छत्तीसगढ़ के स्वभाव को भी बताते हैं। तो सतनाम का भाव से हम सब वहाँ इकट्ठे हुए, मैं भी वहाँ पहुँच गया। लोगों की सीधी सी मांग थी CBI जांच की जाए। एक दिन पहले गवर्नमेंट ने SIT की जांच का गठन कर दिया था। उस दिन वहाँ हिंसा हो गई, आगजनी हो गई, अलग अलग तरह के आरोप लगते हैं। कांग्रेस का जो जांच दल गया था उसको बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि वहाँ पुलिस वालों ने भी आग लगाई है गाड़ियों में। ठीक है, ऐसा भी बताया। कुछ लोगों ने कहा कि बाहर से लोग आए थे, कुछ लोगों ने कहा कि नकाबपोश लोग थे। लेकिन उसमें पिसा कौन? वहाँ के सतनामी समाज के निर्दोष लोग पिस गए बहुत सारे। वहाँ की आम जनता, बलौदाबाजार शहर की, जिनके वाहनों को क्षति पहुंची या किसी को चोट लगी, उन लोगों को तकलीफ हुई। तो हिंसा ठीक नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ? आज उस हिंसा की जांच भी सही तरीके से नहीं हुई।
SIT गठन हुई, जैतखम को जो खंडित किया गया उस विषय में, उसकी आज तक स्पष्टता नहीं आई। लोग 8-9 महीने जेल काट लिए, तो न्याय कहाँ मिला? प्रशासन ने तो खाना पूर्ति की, इसके बाद देवेंद्र यादव को पकड़ के डाल दिया जेल में कि ये कांग्रेसी लोग कराते हैं। तो इनका तो एजेंडा ये हो गया है कि यार ब्रदर, जो भी बुरा हो रहा है इन लोग करा रहे हैं, इनको आप इनके ऊपर कार्रवाई कर दो और हम ठीक हैं, हम पूरी तरह ठीक है। ऐसे नहीं चलता। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आप इस प्रदेश के मुखिया हो, आप इस प्रदेश को चला रहे हो, तो लोग आपसे बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि का बोलने से आप कलकत्ता बता दो उसको और बात खत्म हो जाए। जो उसका मेन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन चाहते हैं, सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला। सतनामी समाज के लोगों को न्याय नहीं मिला, बच्चे बेगुनाह बच्चे जेल रह लिए, जिनके ऊपर कार्रवाइयाँ होनी थी वो भी बच गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस घटना के पहले भी तो आपके ऊपर कितने बार आरोप लग रहे थे और कितने बार आप जेल जाते जाते बचे हो? देखिए, ऐसे आरोप तो लगे हैं। आरोप लगना आसान होता है। जो लड़ता हुआ दिखता है उसी को टारगेट करते हैं लोग। मैं अगर चिंता करूं आरोपों की तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। मैं चिंता एक चीज़ की करता हूं कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और मैं सच के साथ रहना चाहिए और मेरे काम में मुझे ईमानदारी से रहना चाहिए। बस उतनी चिंता काफ़ी है मेरे लिए। बाकी चीज़ों की चिंता थोड़े ना करूँगा मैं। बाकी तो करें, आरोप लगाएं, जांच करें, जो करना है करें, वो उनका काम है, उनको करने दो। इसलिए मैं उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता। ठीक है। एक ये प्रचलन है कि कांग्रेस के लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि भाजपा के शासन में प्रशासन टाइट नहीं कर रही है। हाँ। और जब प्रशासन टाइट करती है तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमको जेल में डाल रहे हैं और हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। देखो, ऐसा है, वो सरकार में उनकी जिम्मेदारी है प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर बने। मैं पहले भी यही कह रहा था, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप जो आरोप लगा रहा है उसको जेल में डाल दो और बात खत्म हो गई। ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है, संविधान के मौलिक अधिकारों का हनन है। ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी रुचि को अभिव्यक्त कर सकते हैं और हम सही तरीके से कर रहे हैं, कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हम अपनी रुचि को अभिव्यक्त कर रहे हैं और आप हमें ही पकड़ के जेल डाल दे रहे हो। तो ये कहाँ से न्याय हुआ? आप सत्ता में हो तो सत्ता में आपको सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर कान कच्चे होंगे आपके और गुरूर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, तो ऐसी घटना होगी। आपको अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में काम करना चाहिए और क्रिटिसिज्म को सुनना चाहिए, जो कि ये सरकार क्रिटिसिज्म को सुनने में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो दबा देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, तोड़ देना चाहती है, मरोड़ देना चाहती है और चाहती है कि चुपचाप घर बैठ जाओ या हमसे ऑब्लाइज हो जाओ। बस इतना ही। अब एक दूसरा मुद्दा है कि अब छत्तीसगढ़ में रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास, है ना, पूरे इंडिया को सप्लाई हो रहा है। इंडिया, हम बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ से चल रहा है। उसके बावजूद यहाँ के लोग कमाने खाने जाते हैं। ज़्यादातर महिलाओं को 50% एनीमिया हो रखा है। युवा बेरोजगार है, नशा खोरी में घुस रहे हैं। इसके बाद आधी स्टेट को इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाती है, बड़े बड़े प्लांट्स भी लग रहे हैं, उनके लिए केवल बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ के लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है पलायन की। 10 लाख से अधिक मजदूर हर साल पलायन करके दूसरी जगह पे जाते हैं काम करने। और होता क्या है उससे? आप बहुत बार खबरें पढ़ते होंगे, मज़दूरों को, श्रमिकों को बंधक बना दिया गया। अभी फ़िलहाल की एक खबर थी, दंतेवाड़ा के कुछ लोग तेलंगाना में काम कर रहे थे, 5 लोगों की मृत्यु हो गई, 25 लोग हॉस्पिटलाइज थे, तो उनके पैसे नहीं दिए जाते। इस तरीके की बातें होती है। इस पर ठोस वर्किंग प्लानिंग जो होनी चाहिए, उसमें हम फेल रहे हैं। यहाँ बहुत टैलेंट है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के युवा आपको पुणे में भी दिखेंगे, बैंगलोर में भी दिखेंगे, मुंबई में IT सेक्टर्स में भी काम करते हुए दिखेंगे, देश भर में और पूरे विश्व भर में, अमेरिका में भी मिलेंगे। अरे मेरी फैमिली, मेरी भाभी के बड़े भैया अमेरिका में शिफ्ट हुए 2001 में। 25 साल। हाँ, 25 साल हो गया। तो मतलब वो भी IT इंजीनियर थे।
तो मेरे फैमिली का मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी बड़ी भाभी के बड़े भाई, तो छत्तीसगढ़ में बहुत टैलेंट है, और उसके बाद उस टैलेंट को हमको जो जगह देनी थी वो हम दे नहीं पा रहे हैं, अवसर नहीं दे पा रहे हैं। हम इनोवेशन हब की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं, हम युवाओं पे फोकस करने की बात करते हैं, लेकिन हम कहाँ फोकस कर रहे हैं? हमारा कम्युनिकेशन ही नहीं है युवाओं से। आप ये समझिए, प्रशासन का, सरकार का कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई जानने की ही नहीं कोशिश कर रहा है, कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही ऐसा नहीं है जहाँ ओपन हार्टेड होकर युवा बात कर सके, वो बोल सके कि हम ये चाहते हैं। एक युवा को क्या चाहिए सरकार से? सरकार से केवल और केवल युवा को एक तो ट्रेनिंग चाहिए कि आप उनको ट्रेंड कर दो। अगर वो किसी विषय पे इंटरेस्टेड हैं उसमें ट्रेंड कर दो, ठीक है। ट्रेनिंग की योजनाएं भी ऐसी चलती हैं, उसमें प्रॉपर प्रोसेस नहीं होता, और जो नहीं मिलता है। हाँ, जो इनोवेटिव आइडियाज़ वाले युवा हैं उनको सरकार से मदद चाहिए कि आप उनके आइडियाज़ को डिलीवर करने का एक प्रोसेस बना दो। लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं है किसी को, सबको इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। युवाओं के लिए कुछ बेहतर नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और युवा उम्मीद कर रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं में वो टैलेंट है कि वो इंडस्ट्री डाल सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, एंटरप्रेन्योर्स कौन बन रहे हैं? फैमिली वाइज एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। एक एंटरप्रेन्योर की फैमिली से जो जुड़ा, मतलब एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा ही एंटरप्रेन्योर बन रहा है। उसके एंटरप्रेन्योर बनने से मुझे खुशी है, मुझे दुख नहीं है उस बात का। लेकिन हमारे बाकी युवा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? उनको क्यों नहीं प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं? हमारी सरकार प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रही है। आपको हम बजट बनाते हैं, आपको फोकस युवाओं के लिए काम करना चाहिए। युवा आयोग बना हुआ है, लेकिन युवा आयोग का काम क्या है समझ ही नहीं आता। उसमें 2-3 नेताओं को बना दिया जाता है, राजनीति हो जाती है, लेकिन जो युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। स्पोर्ट्स पे हम कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। स्पोर्ट्स का इतना स्कोप है छत्तीसगढ़ में। हम जसपुर की तरफ जाएं तो वहाँ बच्चे बहुत अच्छे एथलीट हैं, मलखम का बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, हॉकी पे हम अच्छा काम करते हैं, वॉलीबॉल हम अच्छा खेलते हैं। तो हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, कबड्डी में हम बहुत अच्छा खेलते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन हम उनको जो पुश देना चाहिए वो देने में कहीं ना कहीं पीछे हैं। और इसके लिए मुझे लगता है सरकार को फोकस होना चाहिए, विपक्ष को भी फोकस होना चाहिए, हमें भी फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं केवल ये कह रहा हूँ कि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी क्या गलती। मुझे ये लगता है मुझे भी अपने आप के समय में से ज़्यादा समय मुझे युवाओं को सुनने में, प्रदेश के युवाओं को सुनने में गुजारना चाहिए, ताकि मैं उनकी आइडियाज़ को सुन सकूं और उनकी बातों को मैं सही प्लेटफॉर्म में रख सकूं। मैंने विधानसभा में भी बजट पे जो अपना भाषण दिया, उस पर भी मैं युवाओं पे ही फोकस था। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में पर्यटन में भी काफ़ी स्कोप है। हम अगर युवाओं को अवसर दें पर्यटन में भी, जो इनोवेटिव आइडियाज जिनके पास हैं, कि हम उनको प्लेटफॉर्म दें, हम उनको जगह दें, हम उनको थोड़ा सा बैंक सपोर्ट दे दें, थोड़ा रिसोर्सेज का सपोर्ट दे दें, तो वो अच्छा कर लेंगे। अभी कुछ टूरिस्ट आए थे, उन्होंने एक्सपीरियंस बताया कि वो चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट केवल देख के 0 रुपीज़ खर्च किए वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगर वहाँ के लोगों को ट्रेन हो जाए, स्टॉल्स का डोसा बनाना सिखाया जाए, चाउमीन बनाना सिखाया जाए, तो ऐसा कुछ भी टूरिज्म में नहीं है। हमें अपने युवाओं पे ट्रस्ट करना चाहिए। सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए और उन पे भरोसा करना चाहिए, और एक पिता के रूप में देखना चाहिए उनको कि हमारे बच्चे हैं वो, और उनके ऊपर आप सरकार का थोड़ा खजाना खर्च करना चाहिए। उस पर ये चिंता मत करो यार, यहाँ पे मैं 50 करोड़ का बजट क्यों दूँ, 100 करोड़ का बजट क्यों दूँ। दे दो यार, जब आप बोल रहे हो लाख करोड़ का बजट है, आप इतना बढ़िया बजट है, तो दे दो यार। उसमें से 500 करोड़ रुपए युवाओं के लिए रख दो, उनके इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए रख दो। आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स उसमें केवल कागज़ों में चालू कर दिया कि इनोवेटिव आइडियाज़ को मौका दिया जाएगा, लेकिन उसमें मौका किसी को मिलता नहीं है। तो फंड करना पड़ता है और उनको गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना पड़ता है, तब होता है काम। अब जो छत्तीसगढ़ की युवा थी, कांग्रेस के टाइम पे भी CGPSC घोटाला हो गया, और जब बीजेपी आई है तो ये 33,000 पोस्ट इन लोगों ने निकाला नहीं है। तो युवा तब भी हताश था, अब भी हताश है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? घोटाले के आरोप तो लगे हैं, और आरोप की स्पष्टता तो समय पे आ जाएगी, न्यायपालिका से आ जाएगी, सारी चीज़ें स्पष्टता आ जाएगी। और जैसे 2 साल का इन्होंने वादा किया था कि 2 साल में छत्तीसगढ़ की सारी जो गवर्नमेंट
की नौकरियां हैं, खाली पद हैं, रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 1.25 साल हो गया है, उस पर कोई हलचल नहीं है। इन्होंने वादा किया था कि लोगों को ट्रेन करके 6 लाख युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, उस पर भी कोई बात नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर निकल के कुछ सोच ही नहीं पा रही है। उसको सोचना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, इनका भविष्य हमको बनाना है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और जो वादे एटलीस्ट उन्होंने किए थे वही पूरे कर दें तो उससे भी सब युवाओं में आनंद आ जाएगा, सबको मज़ा आएगा कि हाँ उनके पास अवसर है। अब तो ये है कि मैं देखता हूँ बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, तैयारी करते हैं और इंतज़ार करते हैं, फिटनेस की तैयारी करके रखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि अब निकलेगी सर्विसेज, अब निकलेगी सर्विसेज और हम पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता, सब इंतज़ार में ही लगे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा जाग के जल्दी काम करना चाहिए। अगर आप किसी दिन सीएम बनते हैं, जल्दी बन ही जाएंगे, तो आपका विज़न क्या होगा? क्या नया आप करने वाले हैं? देखिए ये ना, इस सवाल को अभी मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ पार्टी वर्कर, मुझे अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मुझे अपने आप को जनता के सामने और प्रस्तुत और प्रूफ करने की ज़रूरत है। अभी की वर्तमान जिम्मेदारियां जो मेरे पास है उसको अच्छे से करके दिखाने की ज़रूरत है। और ये जो पोस्ट की बात होती है, ये आप कैसे आज सोच के उसके बारे में कुछ बोल सकते हो? आप अभी अपना काम करो, जब समय आएगा तो अपने आप चीज़ें बेहतर होगी। और मुझे नहीं लगता कि इस बारे में अभी बात करना कोई भी उचित बात है, बहुत जल्दबाजी है। अगर आप एडवाइस दें हाँ। होल सोल छत्तीसगढ़ को आगे ले जाने का, ठीक है, अभी सीएम की बात को रहने देते हैं, लेकिन होल सोल छत्तीसगढ़ को ऊपर से लेके नीचे तक, अंबिकापुर से बस्तर तक लेके चलने की बात हो, तो किन किन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा हमें? देखिए मुझे लगता है कि एक तो हमें कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा कि हमारा संवाद, मतलब जनता से शासन का संवाद हो, केवल प्रेस नोट ना रहे, हाँ वो संवाद हो, हाँ, दोनों तरफ से डायलॉग, फीडबैक भी हो, हाँ, हाँ। आदान प्रदान हो, डायलॉग, एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ट्रेनिंग पे काम करना चाहिए हमको, भले वो महिलाएं हों, युवा हों, जो लोग भी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं उसके हिसाब से हमें ट्रेनिंग की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा हमें एजुकेशन पे काम करना चाहिए। एक परिवार का सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई इंटरेस्ट रहता है तो वो ये कि वो अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा दे पाए, अच्छी जगह पढ़ा पाए। तो हमको धीरे आने वाले समय में फ्री एजुकेशन की ओर जाना है, फ्री ट्रेनिंग, फ्री एजुकेशन, कि हम हर लेवल की पढ़ाई का बोझ परिवार के ऊपर ना डालें। बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं, गवर्नमेंट के बच्चे हैं, गवर्नमेंट को उनको अच्छी शिक्षा देनी है। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनको इतना इक्विप्ड बनाओ कि वहाँ पे इंटरेस्ट रहे लोगों को पढ़ने का, ना कि एक परिवार के ऊपर बोझ रहे कि भाई पैसे डोनेशन देना है, एडमिशन कराना है। इससे बाहर आने की ज़रूरत है अब। इसके अलावा हेल्थ पे काम करनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी परिवार को तोड़ देता है, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। अगर हम फ्री हेल्थ सर्विसेज पे जाएं और उसको हम डिलीवर करें, नॉट ओनली फ्री, हम उसको डिलीवर करें और उस पर अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बनाएं, तो एक मेंटल रिलीफ लोगों को मिलेगा। और इसके बाद लास्ट आती है इनोवेटिव आइडियाज़ को अवसर। जैसे हमारे जो भी यंग चैम्प्स हैं, यंग लोग हैं या महिलाएं हैं, वो सबके पास विजन है, आइडिया है। आप योजनाएं बना के रखे हो लेकिन उसको डिलीवर नहीं करते। आप जो अल्टीमेट जो प्रशासनिक प्रोसेस बना है कागज़ में, उसी को आप सही तरीके से रन कर दो ना, तो छत्तीसगढ़ या कोई भी देश प्रगति कर दे। हमने कागज़ों में सब बना के रखा है, ऐसा नहीं है कि कोई नई योजना ला के देनी है हमको। हमने कागज़ों में जो बना के रखा है ना, हमको उसको डिलीवर करना है और उस प्रोसेस को स्मूदर करना है और भ्रष्टाचार को दूर करना है। ये भ्रष्ट आचरण जो होता है ना, ये चीज़ों को ख़राब करता है। फाइलें नहीं आगे बढ़ती,
हर फाइल के साथ एक लिफाफा रखा है तो फाइल आगे बढ़ेगी, नहीं तो फाइल ही नहीं आगे बढ़ेगी। तो इस कल्चर से हम कैसे हमारे युवाओं को मोटिवेट कर पाएंगे? उनका मन टूट जाता है। कोई युवा किसी लाइसेंस के लिए जाता है या किसी नए काम के लिए गवर्नमेंट में टेंडर पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है, पहले है ना वो बहुत उम्मीद से जाता है, जोश से जाता है कि मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, और जब वो वहाँ जाता है, वहाँ के सिस्टम को देखता है और देखते देखते थक जाता है और थक के वो उससे दूर हो जाता है। कुछ ही लोग वहाँ पे सर्वाइवल करना सीख जाते हैं, और जो सीखते हैं वो उसी सिस्टम से सीख पाते हैं। नई कोई नई लाइन नहीं खींच पाते। जो चल रहा है उसी में, जो उस हाल में जो जीना सीख गया वही वहाँ पे जिंदा रह पाएगा, बाकी सब तो आउट हो जाते हैं, किक आउट हो जाते हैं। ये है सिस्टम। ट्रू। गांव तक भी घुसने की ज़रूरत है। जैसे हम तो समृद्ध है, लेकिन जैसे मैं कोरवा प्रजाति के गांव में गया था, वहाँ बच्चे भटक रहे हैं। स्कूलों में दो चार बच्चे आते हैं, एक टीचर होता है। तो आई थिंक छत्तीसगढ़ का रूट जो है हमें गांव से भी स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने काफ़ी गांव पे काम किया। आपने देखा होगा रूरल डेवलपमेंट पे हम लोग काफ़ी फोकस थे, और बहुत सारी योजनाएं रूरल डेवलपमेंट के आधार पर बनाया गया। हम शिक्षा से जोड़ देंगे ना सबको, तो सब बेहतर हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ही शिक्षा है। गांव में भी हमें क्या पहुंचानी है? शिक्षा पहुंचानी है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन को जो 10, 20, 25 किलोमीटर में ही पूरा ज़िंदगी जी के ख़त्म हो जाता है, उसको शिक्षा मिलेगी तो उसका दिमाग खुलेगा, आइडिया मिलेगा। शिक्षा के बाद उसको ट्रेनिंग चाहिए कि हाँ, हमको ट्रेनिंग मिल जाए। मेरे पास एजुकेशन आ गई, फिर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे ट्रेंड होना है, तो ट्रेनिंग चाहिए। तो हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और हमें इस बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि हम शहर में जी रहे हैं तो तुम भी आओ शहर जियो। जो ज़िंदगी जैसे जीना चाहता है उसको आज़ादी देनी चाहिए। गांव में रह के भी लोग खुश हैं तो गांव में व्यवस्था होनी चाहिए। रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे हमको काम करना चाहिए। इस पे हम लोगों ने पॉलिसीज़ और वर्किंग की थी पिछली सरकार में। महिलाओं को समृद्धि के लिए काम करना चाहिए ताकि वो अपने गांव में खुश रह सकें। हर गांव को शहर बनाना ज़रूरी नहीं है, हर गांव में खुशहाली लाना ज़रूरी है। सो ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि हम जैसे यूथ जो खुद से कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके लिए कुछ एडवाइस दे दीजिए। देखिए, ऐसा है, हार जल्दी नहीं माननी है, संघर्ष लंबा है, और इस दुनिया में हर कोई अपने आइडिया के साथ आगे बढ़ रहा है। आपका भी आइडिया बेहतर है, दूसरे व्यक्ति का भी बेहतर होगा, लेकिन सक्सेस उसको मिलेगी जो दिन रात परिश्रम करेगा। जीवन में परिश्रम से बड़ा कोई और दूसरा विकल्प नहीं है। तो मैं यही कहूँगा साथियों को कि आप लोग बहुत ऊर्जावान हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन मेहनत करने में पीछे मत हटना और हार मत मानना। हम लोग 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार में हार मान जाते, ऐसे नहीं बनना। हमको वैसा बनना है जो रुकेगा ही नहीं। जितने बार भी हरा सकते हो हरा दो, लेकिन हम फिर से खड़े होंगे अपने आइडिया के साथ कि नहीं, हम कुछ कर गुजरेंगे, बनेगी ज़िंदगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने मकसद को पूरा नहीं कर लेते। तो यही बात है। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर कमिंग इन अवर पॉडकास्ट, और इतना वैल्यूएबल इंसाइट्स मिला है। और अब पहले बोला जाए लीडर है जो हमारे सोफे पे, पॉडकास्ट सोफे पे बैठे हैं, तो बात करके तो बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी बहुत मज़ा आया, और मतलब मुझे ऐसा लगा नहीं मैं किसी शो में बैठा हूँ या किसी कोई प्रोग्राम को कोई देखने वाला है, ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे बात कर रहा था। ओके, वही सक्सेस है। थैंक यू।